Good morning, students. So today, what? हाँ बोलो. डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन बोलो. क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन नंबर बोलो तो. कौन सा क्वेश्चन नंबर है? डीपीपी 55 के बाद है कि पहले है? 57 74 75. हाँ पढ़िए तो एक बार. क्वेश्चन मेरे पास अभी नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़िए, हम बता रहे हैं आंसर. In a certain region of space, 1 minute. In a certain region of space. ठीक है, आगे. Electric field is along the z direction. Electric field is along z direction. ठीक है. नेक्स्ट. Throughout. ठीक है. The magnitude of electric field is however not constant. Magnitude of electric field is not constant. Yes sir, however not constant but increases uniformly. ठीक है. Throughout and magnitude of, यहां तक दिख रहा है बोर्ड पे. Magnitude of electric field is not constant. ठीक है, आगे. But increase uniformly along the positive z direction. ओके, रुको एडमिट कर लेते हैं स्टूडेंट को. न्यू स्टूडेंट लोग आ रहे हैं. अनामिका ये सब. हाँ, बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग पॉजिटिव जेड या निगेटिव जेड डायरेक्शन है? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन. एंड इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन. ठीक है, आगे. At the rate of 10 to the power 5 Newton per coulomb per meter. At the rate of 10 to the power 5 Newton per coulomb per meter. ठीक है. 10 to the power 5 प्लस में है ना, माइनस में नहीं ना है? Yes sir, plus. प्लस. ठीक है, आगे. The force experienced by the system having a total dipole moment equal to 10 to the power minus 7 coulomb meter. The force experienced by system Having a total dipole moment. The force experienced by system having total dipole moment 10 to the power minus 7. Yes sir. 10 to the power minus 7 coulomb meter. Coulomb meter. In the negative z direction. In the negative z direction. minus 7 coulomb meter in the negative z direction. तो ये डाइपोल मोमेंट को p वेक्टर कर देंगे तो यहाँ माइनस k कैप. तो माइनस यहाँ आ गया k कैप, निगेटिव z डायरेक्शन. ठीक है, आगे पढ़ो. बस इतना ही है. Yes sir. ओके. तो हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? फोर्स निकालना है. और फोर्स निकालना है या टॉर्क निकालना है? फोर्स निकालना है. हाँ, फोर्स एक्सपीरियंस निकालना है. ठीक है. तो इन ए सर्टेन रीजन जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इंक्रीज कर रहा है. जैसे मान लो कि यह हमारा एक्स एक्सिस हो गया या वाई एक्सिस हो गया, और रेड डायरेक्शन में जो है, रेड कलर के डायरेक्शन में जेड एक्सिस हम लोग ले रहे हैं. या जेड है या एक्स है या वाई है. यहाँ पर मान लो कि यह स्मॉल रीजन में हमारा डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और ये डिस्टेंस जो है वह dz हो गया यहाँ पर। डाइपोल मोमेंट जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है निगेटिव जेड डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में है डाइपोल मोमेंट, या डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करेंगे, P का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या हमारा हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी E का जो डायरेक्शन हो गया वो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव डायरेक्शन में वह इंक्रीज कर रहा है। यानी आपका दिया हुआ है वैल्यू dE/dz इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब मीटर। और डाइपोल मोमेंट P जो होता है, P बराबर होता है Q इंटू dz। चार्ज हो गया इस सिस्टम का Q और इसका लेंथ हो गया dz, तो Q इंटू dz का वैल्यू जो है ये दिया हुआ है आपका कितना, यह है वेक्टर फॉर्म में -10⁻⁻7 कूलम्ब मीटर के कैप। एक के कैप डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को जो है फोर्स निकालना है। फोर्स निकालना है तो फोर्स बराबर क्या होगा, फोर्स बराबर जो होता है F बराबर, अगर यहाँ dF ले लेते हैं तो चार्ज Q इंटू डी, यह हमारा फोर्स हो जाएगा, चार्ज इंटू फील्ड। अब जो है इस डी को dz से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Q इंटू dz एक साथ ले लो और dE/dz एक साथ ले लो, तो Q इंटू dz जो है यह P में कन्वर्ट हो गया, और dE/dz जो है यहाँ दिया हुआ है तो dE/dz। अब यह जो है P का वैल्यू -10⁻⁻7 और 10⁻ कितना है 5, एक आठ पुट करके जितना आएगा 10⁻⁻2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह न्यूटन आंसर हो गया, कूलम्ब मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज योर फोर्स का वैल्यू आया। अब जो डायरेक्शन हम लोग को चेक करना होता है, तो फोर्स बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड, डाइपोल मोमेंट है डाउनवर्ड। इसका मतलब है कि टॉर्क पूछा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर टॉर्क भी आपसे पूछता है तो टॉर्क बराबर क्या करिएगा, P क्रॉस E होता है फॉर्मूला, तो यहाँ डी टॉर्क बराबर P इंटू DE। P का डायरेक्शन देखिए निगेटिव जेड और E का डायरेक्शन पॉजिटिव जेड, दोनों के बीच का एंगल जो है वह 180 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा PDE sin 180 डिग्री। sin 180 जीरो होता है, तो टॉर्क का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और फोर्स का वैल्यू जो होगा 10⁻⁻2 न्यूटन आएगा, और माइनस साइन क्या 7, यानी डायरेक्शन किधर हो जाएगा हमारा निगेटिव जेड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आगे प्रोसीड करें नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, एक और कौन सा क्वेश्चन है बोलिए, इसको मिटा दे, आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है यूट्यूब पे चला ही जाएगा। मैंने ये आपको लिखना है कि ये जो फोर्स हम लोग निकालते हैं Q इंटू DE, इसको dz के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने ये पॉइंट लिख लीजिए, क्वेश्चन तो आपके पास है ही, यानी दिस यू मस्ट राइट, और यह फाइनल रिजल्ट हो गया, बाद में डाटा पुट करोगे निकल जाएगा। एक डायग्राम छोटा सा बना दो। So next topic is electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो हम लोग को ये पढ़ना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। इसके लिए थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड आपको देते हैं। मान लो कि किसी क्लासरूम में किसी स्टूडेंट को जब हम लोग प्लेस कर दिए या स्टूडेंट को क्लासरूम में बैठा दिए, अब आपसे कोई पूछेगा बताओ क्लासरूम में टीचर जो भी पढ़ाएंगे इस स्टूडेंट को कितना समझ में आएगा, यानी कितना अंडरस्टैंड कर पाएगा यह स्टूडेंट, इस बात को आपको पता करना है। इसका मतलब हुआ कि किसी क्लासरूम में एजुकेशनल फील्ड में किसी बॉडी को यानी स्टूडेंट को प्लेस करने पर वह एजुकेशनल फील्ड से कितना इन्फ्लुएंस होगा, किस अमाउंट में इन्फ्लुएंस हुआ,
इस इन्फ्लुएंस को मेजर करने के लिए कोई पैरामीटर हम लोग को पता करना है। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज को प्लेस करते हैं तो वह फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो चार्ज पर इन्फ्लुएंस क्या हो गया फील्ड का, तो वह फोर्स हो गया। डाइपोल है उस पे एक्सपीरियंस क्या हो गया इन्फ्लुएंस, तो डाइपोल पर इन्फ्लुएंस जनरली टॉर्क के टर्म में हम लोग निकालते हैं। यहां पर कोई सरफेस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग प्लेस करें तो उस सरफेस पर क्या इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि व्हेन ए सरफेस इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सो व्हाट इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस इज इंटरसेप्टेड बाय द सरफेस और व्हाट इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सरफेस, इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह एक फिजिकल क्वांटिटी है जो यह मेजर करेगा कि किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वह सरफेस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को वह इंटरसेप्ट करेगा, इस पैरामीटर की जानकारी देता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग इसका कंसेप्शनल डेफिनेशन जो है जो रिसर्च में काम आता है वो पहले लिखेंगे। उसके बाद इस फ्लक्स को मेजर करने के लिए मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी हम लोग फॉर्म करेंगे और तब जाकर के जो आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव्ड होगा यानी मैथमेटिकल कंसेप्ट आएगा, उस कंसेप्ट को फिर पुनः हम लोग डिफिनीशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यह क्वांटिटी क्या है, यह फिजिकल क्वांटिटी है, क्या मेजर करता है, तो यह जो है किसी सरफेस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वह सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना इन्फ्लुएंस्ड होगा यह मेजर करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड फॉर, अब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी के पहले एक वर्ड हम अभी जोड़ेंगे, थोड़ी देर में आपको समझा करके जोड़ेंगे कौन सा वर्ड आएगा। द फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस defined for measurement of electrical influence intercepted by a surface। इंक मंगवा रहे हैं, बोल दिए हैं, आपका ये मार्कर टिक चलने लगेगा थोड़ी देर में। इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस इंटरसेप्टेड बाय ए सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर यूनिफॉर्म वर्ड हम लोग नहीं लिख रहे हैं, सिलेबस में हम लोग को यूनिफॉर्म के लिए पढ़ना है, लेकिन दिस कंसेप्ट इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म, इसलिए सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जनरली इसको डिनोट करेंगे हम लोग फाई से, और यह इलेक्ट्रिक है इसलिए सब स्क्रिप्ट में ई दे देंगे। यहाँ पर केवल हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए केवल फाई। आ गया मार्कर, अब देखिए यह चलेगा पूरा। तो यह फाई हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डाल देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए। इसी तरह सरफेस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में प्लेस करेंगे ग्रेविटेशनल फ्लक्स होगा, एजुकेशनल फील्ड में किसी आदमी को प्लेस करेंगे एजुकेशनल फ्लक्स होगा, पॉलिटिकल फील्ड में प्लेस करेंगे पॉलिटिकल फ्लक्स होगा, म्यूजिकल फील्ड में प्लेस करेंगे म्यूजिकल फील्ड होगा फ्लक्स होगा, डांसिंग फील्ड में प्लेस करेंगे डांसिंग फ्लक्स होगा। कभी कभी आप अनुभव किए हैं कि कोई गाना बजता है और जब उस गाना के प्रति आप पहले से जो है ज्यादा अटैच्ड है तो जैसे ही गाना का म्यूजिक चालू होता है आपके बॉडी में वाइब्रेशन शुरू हो जाता है या आपका मन खुद डांस करने का करने लगता है। वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो ऐसा मजबूर करता है आपको कि आप जो है डांस करना शुरू कर दीजिए। किसी पार्टी उटी में जाते हैं तो वह क्वांटिटी यही है हमारा फ्लक्स, तो वहाँ डांसिंग फ्लक्स हम लोग बोलेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में जब सरफेस को हम लोग डालेंगे तो वह सरफेस भी इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करेगा और उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। उसी तरह सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स, सरफेस को
ग्रेविटेशनल फील्ड में डालेंगे तो ग्रेविटेशनल फ्लक्स, यानी फ्लक्स जो या क्वांटिटी है। अब जरा सा एक चीज बताइए, जो म्यूजिक हम लोग इस्टेब्लिश किए हैं जिसपे कोई आदमी डांस करना शुरू कर देता है, या क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं कोई स्टूडेंट जो है उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो क्या टीचर जो है पार्टिकुलर स्टूडेंट के साथ है कोई चेंज करता है अंडरस्टैंडिंग के एग्जाम्पल देने में या अंडरस्टैंड कराने में? यानी कि जो हम बोल रहे हैं वो किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट को कम सुनाई देगा, दूसरे को ज्यादा सुनाई देगा, या एक के लिए ज्यादा नॉलेज दे रहे हैं दूसरे के लिए कम नॉलेज दे रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। क्लास में जितने स्टूडेंट होते हैं सबके लिए टीचर का लैंग्वेज सेम होता है। यानी टीचर का जो स्ट्रेंथ है, जो इन्फ्लुएंस है, जिससे स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस होना है, वह बायस्ड नहीं है। दैट मीन्स वह डायरेक्शन लेस है। इसका मतलब है कि यह जो क्वांटिटी हम लोग डिफाइन किए हैं, यह क्वांटिटी भी डायरेक्शन लेस होगा। इसलिए यहाँ पर जो आपको थोड़ी देर पहले बोले थे कि यहाँ एक टर्म हम लोग जोड़ेंगे, वह टर्म क्या हो जाएगा? डायरेक्शन लेस के लिए स्केलर। तो अब आपका जो हो जाएगा द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस इंटरसेप्टेड बाय ए सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग जो है, ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया। हाँ बोलो, एनी डाउट कंफ्यूजन? Yes sir. Is there any categorization for surface? यस। अब हम लोग जैसे ही इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने जाएंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो मालूम चलेगा यह किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहले ये पता करना है, उससे जब फॉर्मूला निकालेंगे तो मालूम चलेगा कि यह सरफेस के एरिया पे डिपेंड करेगा। अब एरिया जो है अलग अलग सरफेस का अलग अलग होता है, तो यह सरफेस के शेप और साइज पर भी डिपेंड करेगा। जस्ट हम लोग 2 मिनट में पहुंच जाएंगे उस कंसेप्ट पे। यहाँ तक इतना समझ में आ गया कि यह जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक स्केलर क्वांटिटी है। अब एक चीज नॉर्मल सा एग्जांपल आपको देख रहे हैं। आप बताइए कि जो यह एक स्टूडेंट है और यह टीचर है। टीचर ने अपना एजुकेशनल फील्ड इस्टेब्लिश किया। इस एजुकेशनल फील्ड में यह स्टूडेंट बैठा हुआ, तो स्टूडेंट कितना एजुकेशनल बात सीखेगा यह आपको बताना है। एग्जाम्पल के लिए अगर 1 मिनट में 10 वर्ड टीचर सिखाते हैं तो स्टूडेंट कितना वर्ड सीख पाएगा? 10 में 10 भी सीख सकता है, 10 में 0 भी सीख सकता है, 10 में 1 भी सीख सकता है, 2 भी सीख सकता है। तो यह किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तो अब देखिए ये फैक्टर कौन कौन डिपेंड करेगा। पहला कि टीचर को टॉपिक को डाइल्यूट करके समझाने का स्ट्रेंथ कितना है, यानी बच्चे का जो माइंड सेट है या मेंटल लेवल है, उस लेवल तक जाकर के टॉपिक को डाइल्यूट करके समझाने में या एग्जाम्पल देके समझाने में टीचर एडेप्ट है या नहीं है, टीचर के पास वो क्वालिटी है या नहीं है। दैट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ टीचर, स्ट्रेंथ ऑफ टीचर। ये पहला क्वांटिटी हो गया जिस पर यह डिपेंड करेगा। दूसरा, जिस टॉपिक को समझा रहे हैं उस टॉपिक के प्रति स्टूडेंट का इंटरेस्ट है या नहीं। जैसे मान लो कि यह स्टूडेंट ऐसे ऐसे सो रहा है और टीचर बता रहे हैं दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब स्टूडेंट को खड़ा करके पूछे बताओ क्या पढ़ा है, बोला दिल्ली में कितने कुत्ते बीमार हैं। तो इस तरह जो है स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी होना जरूरी है। तो यह दूसरा फैक्टर है जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट हम लोग बोलते हैं, इंटरेस्ट। और एक तीसरा फैक्टर भी होगा। तीसरा फैक्टर क्या है कि मान लो कि जिस समय टीचर जो वर्ड बोल रहे हैं स्टूडेंट उसी वर्ड को सुन रहा है या किसी दूसरे वर्ड को सुन रहा है। इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन भी है, यानी टीचर के दिमाग में जो टॉपिक, जो एग्जाम्पल, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहे हैं, क्या स्टूडेंट के माइंड में भी वही न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहे हैं? या स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ है, फिजिकली तो प्रेजेंट है लेकिन मेंटली किसी सिनेमा हॉल में प्रेजेंट है, या घर पे प्रेजेंट है, किसी पार्टी में प्रेजेंट है, या फ्रेंड सर्कल में प्रेजेंट है। तो वैसे केस में जो है डायरेक्शन भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट डायरेक्शनल होता है कि हर एक आदमी का एक पार्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट होता है, या 1 या 2 3, जैसे हम लोग डिशेज जो खाना खाते हैं अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। किसी को कोई डिश अच्छा लगता है, किसी को दूसरा अच्छा लगता है। तो उसी तरह ये इंटरेस्ट है। दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी होगा यह हमारा डायरेक्शनल होगा, यानी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये जो स्ट्रेंथ है ये टीचर भी वैरी करता है। सभी टीचर का अलग अलग समझाने का स्टाइल होता है, इंटरप्रिटेशन अलग होता है, रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, इसलिए यह भी डायरेक्शनल क्वांटिटी है। अब जो है और रिजल्टेंट जो है वह इनडायरेक्शन, मतलब वह डायरेक्शन लेस होना चाहिए, यानी कि 2 डायरेक्शनल क्वांटिटी है, यानी 2 वेक्टर
और जो रिजल्टेंट बनाना है वह एक स्केलर। तो आप समझ गए होइएगा कि ऐसा सिचुएशन कहां मिलता है। एडिशन में तो पॉसिबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर ही होता है। ये केवल डॉट प्रोडक्ट में पॉसिबल है कि डॉट प्रोडक्ट में हमारा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है, इसलिए आगे कंसेप्ट हमारा डॉट प्रोडक्ट में जाएगा। दूसरा देखिए, टीचर ने बताया, स्टूडेंट को खड़ा करा करके फिर पूछ लिया कि तुम क्या समझे उसको रिप्रोड्यूस करो, सामने में बोलो। तो अब स्टूडेंट जब बोलेगा टीचर को पता चल जाएगा कि कहाँ लैकिंग है कहाँ लैकिंग नहीं है। इसका मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है वह इंटरेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बोल दिए वो केवल आप छाप लिए और छाप करके चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर आपका माइंड क्वेश्चन एराइज करने वाला होना चाहिए और उस क्वेश्चन को टीचर द्वारा क्लेरिफाई करना चाहिए। इसका मतलब है एक इंटरेक्शन पैरामीटर है जो हमारा स्टूडेंट और टीचर के बीच डिसाइड करता है कि कितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक इसी तरह अब देखिए, यही काम हम लोग को सरफेस के लिए करना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ टीचर को रिप्लेस कर देंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से। इंटरेस्ट जो स्टूडेंट का है इसके लिए जो रिप्लेस हो जाएगा हमारा कौन चीज से? एरिया ऑफ सरफेस से, एरिया ऑफ सरफेस से। और तीसरा जो फैक्टर था इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन हमारा चेंज हो जाएगा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो इस तरह कंसेप्शनल जब हम लोग इसको डिराइव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो कंसेप्शनल एक फील्ड, एक कंसेप्शनल क्रिएट होकर के आ रहा है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा एरिया ऑफ सरफेस और तीसरा ओरिएंटेशन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। सो अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब समझ गए, टीचर रिप्लेस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से, स्टूडेंट रिप्लेस, इनका स्टूडेंट का इंटरेस्ट रिप्लेस हो गया एरिया ऑफ सरफेस से, और दोनों के बीच इंटरेक्शन जो था वह रिप्लेस हो गया ओरिएंटेशन ऑफ एरिया वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड डायरेक्शन। यानी कि इसको डिफाइन करने में मैथमेटिकली जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो यही ओरिएंटेशन और साथ साथ एरिया या सरफेस के एरिया पर भी डिपेंड करेगा और सरफेस के फील्ड के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करेगा फ्लक्स। अब हम लोग इस तीनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के लिए आपको वेक्टर का ट्रिक पता है, स्केलर प्रोडक्ट ही ऐसा ऑपरेशन है जो दो वेक्टर को प्रोडक्ट करा करके स्केलर रिजल्ट दे सकता है। सो अब हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट में स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कैपिटल ई वेक्टर से डिनोट करेंगे। सेकेंड एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस, इसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, ए एस कोई भी सिंबल मान सकते हैं। और तीसरा ओरिएंटेशन ऑफ एरिया वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीन फैक्टर, इसको हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे, इस तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। और ये इसमें से दो फैक्टर जो है वेक्टर है और तीसरा जो है थीटा है, इस तीनों का रिलेशन स्केलर प्रोडक्ट होगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, अब इसके बाद हम लोग चेंज कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली डिफिनेशन क्या हो जाएगा। अब आप मैथमेटिकली पहुंच जाएंगे इस टॉपिक पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and area vector of surface is called electric flux intercepted by surface, intercepted by surface। तो यह हमारा डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। बोर्ड के एग्जाम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डिफिनेशन आएगा तो यही डिफिनेशन को हम लोग यूज करेंगे। दैट इज करके आप मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं, फाई ई से डिनोट कर दिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट एरिया वेक्टर ए।
अगले स्टेप में अब आप जानते हैं ई ए इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूला से भी आपको डायरेक्ट आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, सरफेस पर डिपेंड करेगा और सरफेस और फील्ड के बीच के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। तो यह हो गया ई ए कॉस थीटा। अब जो है, हाँ बोलो सर, एक बार फिर से बताइएगा, कॉल आ गया था। हाँ देखो, ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड किया था, दूसरा सरफेस के एरिया पे डिपेंड किया था और तीसरा जो था वह हमारा दोनों के बीच के ओरिएंटेशन पे डिपेंड किया था। जैसे आपका छूट गया है तो एक एग्जांपल दिए थे कि टीचर जो है यहाँ पढ़ाए, यहाँ स्टूडेंट है, टीचर का एजुकेशनल फ्लक्स यहाँ पे जा रहा है। अब स्टूडेंट कितना उस मैटर को एडेप्ट करेगा, कितना अंडरस्टैंड करेगा किसी टॉपिक को, यह टीचर के स्ट्रेंथ पे डिपेंड किया, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे डिपेंड किया, दैट इज एरिया वेक्टर। और स्टूडेंट टीचर के बीच इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं, यानी टॉपिक पढ़ाने के बाद तुरंत टीचर ने क्वेश्चन दिए कि नहीं दिए, स्टूडेंट सोल्व करके रिप्लाई किया कि नहीं किया, उस रिप्लाई का फिर इवैल्यूएशन हुआ कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग जो चेंज करना था, जो मॉडिफिकेशन करना था, वो मॉडिफिकेशन इंप्लीमेंट हुआ या नहीं। इन सभी बातों के लिए इंटरेक्शन या ओरिएंटेशन वर्ड हम लोग यूज करेंगे। तो यह इंटरेक्शन या ओरिएंटेशन वर्ड जो है वह थीटा है, इस पे डिपेंड करेगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया, दूसरा एरिया वेक्टर स्ट्रेंथ हो गया, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, और यह दोनों के बीच का ओरिएंटेशन है। और फ्लक्स जो है वह एक स्केलर क्वांटिटी है, बेसिक कंसेप्ट के ही समय आपको बताया है। तो दो वेक्टर का ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो स्केलर होता है, तो डॉट प्रोडक्ट। इसलिए मैथमेटिकली जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पर जो है एक तीसरा डिफिनीशन भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, वो भी कंसेप्शनल डेफिनेशन है, वो भी हम लोग अभी बताएंगे। अब यहाँ पर तीन केसेस एराइज होते हैं जनरली, ये नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं थीटा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। एक हम लोग लेंगे थीटा का 0 वैल्यू के लिए, 180 डिग्री के लिए और फिर 90 डिग्री के लिए हम लोग लेंगे। तो अब 3 केसेस हम लोग इसमें एराइज करेंगे कि किस केस में क्या होगा, यानी ओरिएंटेशन का केस है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो फर्स्ट जो केस देखिए, केस 1, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो इस केस में मान लो कि यहाँ पर हमारा कोई सरफेस है, ये वर्टिकल प्लेन में है, एक्सजेड प्लेन। अगर इधर x मानते हैं, ऊपर z, तो xz प्लेन में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर यह डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका एरिया वेक्टर जो है यह भी इसी डायरेक्शन में डाल दीजिए। दोनों के बीच का एंगल जो है वह 0 डिग्री है। तो यहाँ पर फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री। अब बताइए कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो हो गया ई ए, यानी इस केस में फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही जो है एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन है। क्या समझे कि टीचर जिस टॉपिक को पढ़ा रहा है स्टूडेंट के दिमाग में भी वही टॉपिक चल रहा है, इसलिए दोनों का इंक्लाइनेशन जो है वह सेम है। इस कारण से अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। केस 2 देखिए इसका, केस 2 में हम लोग थीटा बराबर 180 डिग्री लिख रहे हैं, यानी डायरेक्ट अगर अपोजिट कर देते हैं कंसेप्ट को तब क्या होता है। 180 डिग्री का मतलब है कि इसके लिए जो एग्जांपल हम लोग लेना होगा वो इनक्लोजर का पार्ट लेना होगा। आपका टाइम 10 मिनट बचा है मैक्सिमम अभी, तो एक इनक्लोजर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। अब इसका एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसके लिए रूल्स भी है, वो रूल्स भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पूरे स्पेस में जो है राइटवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और हम लोग को इस सरफेस का निकालना है ABCD सरफेस का। तो सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है उसके लिए 3 रूल हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसके बाद 3 रूल की एरिया वेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं। वह जनरली सरफेस के नॉर्मल होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया जाता है। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन जो है इस सरफेस के लिए ABCD सरफेस के लिए यह एरिया हो गया पूरा। इसका एरिया वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में हो गया A, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर इस डायरेक्शन में हो गया E, राइटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड।
दोनों के बीच का एंगल यह हो गया 180 डिग्री। तो इस केस में फ्लक्स का जो वैल्यू हो गया फाई बराबर ई ए कॉस 180 डिग्री। 180 का वैल्यू -1 होता है तो फाई इज इक्वल टू माइनस ई ए, यानी फ्लक्स जो है यह निगेटिव भी होता है। अब आप समझ जाइएगा कि कभी कभी स्टूडेंट लोग जो बोलते हैं कि सर कौन चीज किस ढंग से टीचर पढ़ा दिए कि जो पहले का कंसेप्ट था वो भी खराब हो गया, यानी जो पहले से आप सही जानते थे वो भी आप कंफ्यूज होकर के गलत हो गया, खराब हो गया, यानी निगेटिव फ्लक्स हो गया, अंडरस्टैंडिंग है निगेटिव हो गया, या इस ढंग से पढ़ा दिया गया कि बच्चे का जो इंटरेस्ट था पढ़ाई के प्रति वो इंटरेस्ट खत्म हो गया, बच्चे को जो है क्लास बोरिंग लगने लगा या हार्ड लगने लगा। तो ये सब हमारा इस फ्लक्स पे डिपेंड करता है। थीटा बराबर 180 डिग्री वाले केस है। अब इस केस को टीचर अगर सुधार करके इस केस में कन्वर्ट कर दिए तो फिर अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये फ्लक्स जो है निगेटिव होगा। ऐसे बच्चे निगेटिव फीडबैक देंगे कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। अब तीसरा केस भी एक है, वह केस हम लोग देख लेते हैं। केस 3, एक केस 2 का डायग्राम था, अब केस 3 देखिए। केस 3 जो है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस केस में जो है एक डायग्राम हम लोग बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग डायग्राम। तो मान लो कि यह हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक सरफेस हम लोग ले लिए, यह है सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि इस टॉपिक के न्यूमेरिकल में कभी कभी एरिया वेक्टर में आप कंफ्यूज कर जाइएगा। यहाँ देखिए ये जो सरफेस है 3 डायमेंशनल इमेजिन करना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सरफेस है, तो सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर जो है या अप हो गया या डाउन, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस नॉट पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। इतना ध्यान रखना है, एरिया वेक्टर के पैरेलल नहीं है, सरफेस के पैरेलल है। तो सरफेस के पैरेलल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है या 90 डिग्री हो गया। तो इस केस में फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री। फाई इज इक्वल टू 0 लिख देंगे क्योंकि कॉस 90 0 होता है। यानी इस केस में बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल आपको पहले जो दिए थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है और बच्चा सो रहा था, उसका डायरेक्शन कहीं और था, उससे पूछे क्या पढ़ाए हैं तो बताया, जवाब दिया दिल्ली में कितने कुत्ते बीमार हैं। तो यह आपका एक एग्जाम्पल हो गया कि बच्चे को कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आया, क्योंकि जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चे के दिमाग में जस्ट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का टॉपिक चल रहा है, यानी कोई कंपोनेंट भी नहीं है। अगर कोई कंपोनेंट, आप जानते हैं कि 90 डिग्री पे कंपोनेंट कितना हो जाता है 0। अगर कोई भी कंपोनेंट होता तो कुछ ही समझ में आता 1% या 2%, लेकिन 90 डिग्री होने के कारण कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये हो गया तीसरा केस हमारा। अब हम लोग को जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक तीसरा डिफिनीशन भी है। पहला कंसेप्शनल डिफिनीशन हम लोग देखे हैं, दूसरा जो मैथमेटिकल डिफिनीशन देखे हैं डॉट प्रोडक्ट, और तीसरा डिफिनीशन हम लोग देखे हैं कि मान लो कि कहीं पे हम लोग कोई सरफेस ले लेते हैं, यहाँ पर जनरली परपेंडिकुलर हम लोग सरफेस ले रहे हैं, तो ये सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने पास कर रहे हैं उसको काउंट कीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि फील्ड लाइंस का कंसेप्ट आपको पढ़ा चुके हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जितना ज्यादा पास करेगा उसको हम लोग फ्लक्स बोलेंगे। यानी फ्लक्स को एक हम लोग फील्ड लाइंस के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा डिफिनीशन जिसको ग्राफिकल बोलते हैं कि फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास करना चाहिए। अगर सरफेस हम लोग मान लेते हैं कि सरफेस को परपेंडिकुलर नहीं लेकर के इंक्लाइन कर देते हैं तिरछा ऐसे, तो इस केस में फिर इस सरफेस का एरिया वेक्टर आप चेक करिए। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इधर हुआ, अब इसका हुआ एरिया वेक्टर लीजिए जो हमारा फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए। इसका मतलब है इस सरफेस का कंपोनेंट लेना होगा, तो इस सरफेस का कंपोनेंट देखिए, इसका कंपोनेंट बना रहे हैं। तो ये जो आपका डॉटेड वाला है, इस डॉटेड वाला कंपोनेंट को ऐसे आप बोल्ड कर दिए रेड कलर से। तो ये रेड कलर से जो बोल्ड दिख रहा है यह हमारा ये जो तिरछा सरफेस हम लोग डाले थे, कौन सा सरफेस, ब्लैक वाला, वो तिरछा सरफेस को देखिए, यह ब्लैक वाला सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर जो है ये ब्लैक से दर्शाए हम लोग। यह एरिया वेक्टर, यह जो है वो फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है, यानी परपेंडिकुलर नहीं है, यह
सरफेस परपेंडिकुलर फील्ड के नहीं है, तो इस सरफेस का वह कंपोनेंट लिए, यानी वह सरफेस कंसीडर किए जो सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर, वह एरिया हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। यानी कि यह हमारा हैंड देखिए, हैंड देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। यह हमारा तिरछा सरफेस हो गया, या जिसका एरिया वेक्टर या हो गया, फील्ड इधर है, तो इस सरफेस का वह कंपोनेंट सरफेस निकालना है जो फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो जस्ट इसको ऐसे कर दिया, ये कंपोनेंट फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, तो वो कंपोनेंट ये रेड से दर्शाए है, रेड वाला सरफेस, यह देखिए रेड वाला। तो रेड वाला जो सरफेस है, यह आपका जो है, यह है वह कंपोनेंट सरफेस जो हमारा परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये रेड वाला। इस रेड वाले सरफेस से जितने फील्ड लाइंस पास करेंगे वह हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इस ए का कंपोनेंट, यह जो ए है, तो यह हमारा पूरा ए एरिया हो गया इस डायरेक्शन में, और इसका जैसे ही कंपोनेंट लेंगे, या थीटा है तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो ये रेड वाला जो हम लोग सरफेस लिए हैं, रेड वाला कंपोनेंट सरफेस, इस रेड वाले का वास्तव में एरिया कितना है, ए कॉस थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, और ए कॉस थीटा के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो यह बात समझ गए। तो ये जो चीज है, यह हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस बतलाता है। तो इस तरह हम लोग तीसरा डिफिनेशन भी दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय दैट सरफेस। ये भी लिख देते हैं। बोलो, कुछ कंफ्यूजन है? नो है? बोलो। यस सर। हाँ, सरफेस चार्ज हो या फिर सरफेस के ऊपर कुछ नहीं, सरफेस जो है हमारा न्यूट्रल है, पहले से चार्ज नहीं है, क्योंकि सरफेस पहले से चार्ज लेंगे तो वो सरफेस का खुद अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और तब जाकर के बाहर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिएगा तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ सरफेस को डाले हैं, यानी सरफेस पहले से चार्ज नहीं है। जैसे क्लासरूम में जो है नर्सरी क्लास में उस स्टूडेंट को डाले हैं जो स्टूडेंट पहले से पढ़ा लिखा नहीं है। पहले से अगर पढ़ा होगा तो ऑटोमेटिक है कि उसमें इंटरेस्ट घट जाएगा। जैसे मान लो आप घर से पूरा भरपेट खा पी करके आज जब किसी पार्टी में गए खाने, तो आपके पेट में तो जगह ही नहीं है, तो फिर आप पार्टी में अच्छा बना खाना या खराब बना, आप उसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट। लेकिन अगर आप जो है खाली पेट गए हैं, बिना खाए हुए गए हैं, तब पार्टी गए हैं, तो आप वहां खाइएगा, तो आप एक्चुअली बताइएगा कि हाँ यहाँ का सिस्टम अच्छा है या खराब है। जो भी आपको दिखेगा, जो होगा रियलिटी, वो एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि पहले से वो कुछ नहीं है वहां पे। उसी तरह जैसे मान लो 12th क्लास का टॉपिक है, 12th क्लास में हम लोग उस बच्चे को डाल दिए हैं जो बच्चे 12 नहीं पढ़े हैं, 11th पढ़ के पास आउट होकर के आए हैं, तो वह 12 के लिए जस्ट 0 है, वो पहले से चार्ज नहीं है, पहले से वह न्यूट्रल सरफेस है, पहले से कोई दिमाग में उसको कंसेप्ट भरा हुआ नहीं है। यही बात तो आपको मैटर करेगा। जैसे मान लो कि वह 12 पास आउट है और तब फिर 12 पढ़ने आया, तो पहले से वो पढ़ा हुआ है। मान लो कि पहले से कोई कंसेप्ट अच्छा पढ़ा हुआ है और टीचर ने उसको उल्टा ढंग से समझा दिया, 180 डिग्री वाला जो एग्जाम्पल दिए हैं, तो मालूम चला कि जो पहले से पढ़ा था वो भी भूल गया, वो भी कंफ्यूज हो गया, वो कंसेप्ट हुआ, मेथड भी उसका कंफ्यूजन में आ गया। तो अब वह क्या होगा, निगेटिव फ्लक्स क्रिएट करेगा। 180 डिग्री पे निगेटिव फ्लक्स आया था, तो निगेटिव फ्लक्स का सेंस यही है कि जब पहले से वह चार्ज होगा उस केस में आ जाएगा। यहाँ जो भी सरफेस लेंगे उस पर पहले से कोई चार्ज प्लेस नहीं है, न्यूट्रल सरफेस है। तो यहाँ हम लोग ये समझ गए कि ये सरफेस था, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिए जो हमारा ए कॉस थीटा हो गया। अब ए कॉस थीटा और ई तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको कैसे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस is called electric flux intercepted by that surface। ये हम लोग का तीसरा डिफिनेशन हो गया। टाइम कंप्लीट हो गया है, कट गया ये जूम क्लास। सो वी मीट इन द टुमारो क्लास।